बच्चों, मैं अर्पित आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल साईनाथ क्लासेस करौदी कला में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने जो विज्ञान की सीरीज चलाई थी, आज उसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों के युग्मों के संयोग से बनने वाले अस्थाई द्विअंगी यौगिकों के सूत्र लिखिए। मतलब कि ये जो हमको तत्व दिए गए हैं, इन सभी तत्वों के संयोग से, मतलब संयोग का मतलब अगर ये दोनों तत्व आपस में क्रिया करें तो हमको क्या देंगे, और उनका हमको क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। अस्थाई जो पदार्थ बनेंगे, जो भी पदार्थ बनेंगे, उसके क्या लिखना है, हमको सूत्र लिखना है। तो चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं पहले इस पर, पहले क्वेश्चन पर। इसमें पहला दिया है मैग्नीशियम तथा नाइट्रोजन। इसमें क्या दिया, मैग्नीशियम तथा नाइट्रोजन के मिलने से क्या बनेगा। तो मान लीजिए हम मैग्नीशियम और नाइट्रोजन के साथ क्रिया करा रहे हैं, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन के साथ क्रिया करा रहे हैं। तो जब मैग्नीशियम और नाइट्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं तो ये बनता है Mg3 और N2। Mg3N2 क्या बनता है, Mg3N2। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 9 में संयोजकता के आधार पर सूत्रों का निर्माण। आप लोग पढ़ेंगे संयोजकता के आधार पर सूत्रों का निर्माण, जिसमें हम लोग क्या करते थे, जो भी तत्व होता था, जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड, इसका क्या नाम होगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड होगा। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड का मतलब किससे मिलकर बना है, मैग्नीशियम से, और नाइट्राइड मतलब नाइट्रोजन से मिलकर बना है। इसका क्या लिखते हैं हम लोग, पहले लिखते थे संयोजकता। क्या लिखा जाता था, संयोजकता। तो आपको पता होगा मैग्नीशियम संयोजकता क्या होती है, 2, और नाइट्रोजन संयोजकता 3। तो इनका क्या कर दिया जाता था, तिरछा गुणा कर दिया जाता था। क्या कर दिया जाता था, तिरछा गुणा कर देता था। तो इनसे जो तिरछा गुणा करने पर क्या हमको मिलता था, रासायनिक सूत्र मिलता था। क्या मिलता था, रासायनिक सूत्र। तो क्या मिल जाएगा, Mg3N2। उसी से हम लोग सूत्रों का क्या करते थे, निर्माण करते थे। इसीलिए हमको क्या बना यहाँ पर, मैग्नीशियम नाइट्राइड। इसका क्या नाम है, मैग्नीशियम नाइट्राइड। क्या नाम है इसका, मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो हमको क्या मिल जाता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड। चलिए ठीक है, इसको संतुलित कर लेते हैं। इधर नाइट्रोजन 2, इधर Mg3, इधर ये 2 है, इसलिए क्या करेंगे, 3 कर देंगे। तो आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। चलिए ठीक, दूसरे पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें है पोटेशियम तथा ऑक्सीजन। अब पोटेशियम तथा ऑक्सीजन इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा, ये को हमको देखना है। तो चलिए ठीक, हम लोग पोटेशियम और ऑक्सीजन के बीच क्रिया करा दे रहे हैं। तो पोटेशियम और ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर यह बनाता है पोटेशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है, पोटेशियम ऑक्साइड। इसका क्या नाम है, पोटेशियम, क्या बनाता है, पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है, K2O बनाता है। अब इसको संतुलित कर लीजिए, ऑक्सीजन इधर 2, ऑक्सीजन अकेला, पोटेशियम अकेला, पोटेशियम 2। इसलिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले ऑक्सीजन को 2 कर ले, तो ऑक्सीजन 2 हो गया। अब ऑक्सीजन को 2 करने से पोटेशियम कितना हो गया, 4 हो गया। इसलिए मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। तो ये पहला दूसरा हल हो गया। आप लोग इस नियम से जो नॉर्म बताया गया था, ये आप लोग इस क्लास से आप लोग इसका अगर फार्मूला बनाना हो पोटेशियम ऑक्साइड का, तो पोटेशियम को देखोगे क्या होता है, ऑक्सीजन का हो तो पोटेशियम का संयोजकता कितनी होती है, 1, पता होगा आप लोग। ऑक्सीजन संयोजकता 2, जो तिरछा गुणा करोगे तो आपको फार्मूला क्या मिलेगा, K2O, पोटेशियम ऑक्साइड मिलेगा। तो उसी से हम लोग ये फार्मूला बना सकते हैं। इसमें एक और दिया है एल्युमिनियम तथा ऑक्सीजन। क्या दिया है, Al तथा O, ऑक्सीजन दिया है। Al तथा ऑक्सीजन दिया है, तो इसकी क्रिया कराओगे तो एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन लिखोगे। तो देखिए ऑक्सीजन जो होता है, इसकी संयोजकता तो फिक्स होती है, आपको पता है ऑक्सीजन संयोजकता 2 होती है। लेकिन जो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम 2 प्रकार की संयोजकता दिखाता है। एल्युमिनियम 2+ भी देता है, और एल्युमिनियम 3+ भी ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। इसी प्रकार 2 प्रकार की संयोजकता दिखाता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमताएं अधिक होती है। +2 भी इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 3 भी इलेक्ट्रॉन दान कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम 3 संयोजकता इसका रखते हैं, तो 3 रखेंगे, तो इन दोनों को मिलाने पर क्या बन जाएगा फार्मूला, Al2O3 मिल जाएगा। इसका मतलब ऑक्सीजन और एल्युमिनियम जब क्रिया कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड मतलब Al2O3 प्राप्त होता है। अब संतुलित कर लेंगे, ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 3 है। आपको बताया था कि जब क्या हो, अगर विषम संख्याएं हो, संतुलित करने के नियम में पढ़ाया गया होगा, जब विषम संख्याएं होती हैं तो क्या किया जाता है, उनका तिरछा गुणा कर दे, मतलब 2 का गुणा इधर कर दीजिए, 3 का गुणा
इधर कर दे, देखिए 6 ऑक्सीजन हो गए। अब एल्यूमिनियम कितना हो गया, 2 2 4, इसलिए एल्यूमिनियम कहाँ पर करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप लोग यौगिकों के लिए रासायनिक सूत्र बना सकते हैं। कोई भी सूत्र हो, कक्षा 9 में आप लोगों को संयोजकता के नियम के आधार पर सूत्र बनाना सिखाया गया होगा, वहां से भी सीख सकते हैं। नहीं सीख पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको हम बता दें, संयोजकता आप याद कर लेंगे तो अपने आप ये क्या करेंगे, सूत्र, रासायनिक सूत्र बना सकते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु तथा अधातु पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हमको बताना है कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, इन सारी चीजों को बताना है। आप लोगों को पता होगा कि जो धातुएं होती हैं, धातुएं क्या होती हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या हो, आघात वर्धनी हो, तन्य हो, जो चमकदार हो, जो इलेक्ट्रॉन का क्या करती हो, त्याग करती हो, ये सारे गुण पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अधातु किसको कहते हैं, वे पदार्थ जो क्या हो, नर्म हो, भंगुर हो, क्या हो, विद्युत के कुचालक हो, विद्युत और ऊष्मा के क्या हो, कुचालक हो। अगर ऐसे पदार्थ मिल रहे हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। तो अधातु अगर पूछ ले धातु तथा अधातु पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। इसमें पूछता है धातु तथा अधातु के 2 गुण लिखिए, तो गुण में भी ये सारी चीजें लिख सकते हैं। चलिए ठीक, सबसे पहले हम लोग चलते हैं धातु पर। सबसे पहले हम चलते हैं धातु पर। धातु को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मेटल। हम लोग धातु पर चलते हैं। इसमें धातु में आप लोग लिख सकते हैं कि वे पदार्थ, लिख सकते हैं वे पदार्थ जो आघात वर्ध्य होता है, आघात वर्ध्य, चमकदार, वे पदार्थ जो आघातवर्ध, चमकदार तथा तन्य व विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक हो, विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक हो, धातु कहलाता है। धातु कहलाता है। धातु कहलाता है। क्या आप धातु को क्या लिख सकते हैं परिभाषा, वे पदार्थ जो क्या हो, आघातवर्ध हो, चमकदार हो तथा तन्य हो, वह विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक हो, उसे हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। जैसे आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं धातुओं के, जैसे लोहा हो गया, लोहा हो गया आपका, सोडियम हो गया आपका, एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ईटीसी कर लीजिए, सोना चांदी लिख लीजिए, ईटीसी कर लीजिए। ये सारी चीजें होती हैं वो सब क्या होती हैं, धातु कहलाती हैं ना, जिसमें क्या हो, चमकदार हो, आघातवर्ध हो, तन्यता का गुण पाया जाता हो। तन्यता और आघातवर्धता हम आपको पढ़ा चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर ही, तो ये सारी चीजें आप लोग लिख सकते हैं। चलिए हम लोग ठीक है अधातुओं पर चलते हैं। अधातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, अधातु को इंग्लिश में कहा जाता है नॉन मेटल। क्या कहा जाता है, नॉन मेटल। अब अधातु किसे कहते हैं, अधातु उनको कहा जाता है कि जो क्या हो, नर्म हो और गलित अवस्था में पाए जाते हो, और क्या हो जाए भंगुर अवस्था में पाए जाते हो। भंगुर का मतलब कि वे पदार्थ जिनको थोड़ा भी दाब लगाने पर क्या हो जाए, वो अपने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, उनको हम क्या कहते हैं, भंगुर कहते हैं। और ये क्या होते हैं, अधातुएं जो होती हैं ये विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग इसमें कि वे पदार्थ जो नर्म, मलिन लिख सकते हो आप, तन्यता का गुण भी इसमें नहीं पाया जाता है। वे पदार्थ जो नर्म, मलिन, विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक, वे पदार्थ जो नर्म, मलिन, विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक हो,
कुचालक हों अधातु कहलाते हैं। अधातु अधातु कहलाते हैं। अधातु कहलाते हैं। अधातु में बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे आप लिख सकते हो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी चीजें क्या होती हैं? अधातुओं के एग्जाम्पल होते हैं। तो आप लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। धातु और अधातु की परिभाषाएं हो गई है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फेन प्लवन विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप लोगों को अयस्कों के सांद्रण में आप लोगों को दो प्रमुख विधियां बताई गई होंगी, एक फेन प्लवन विधि और एक चुंबकीय पृथक्करण विधि। आज हम फेन प्लवन विधि का डिस्कस कर ले रहे हैं, नहीं तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नहीं तो अगले दिन हम चुंबकीय पृथक्करण विधि भी आपको बता देंगे। फेन प्लवन विधि क्या होती है आप लोगों को ये समझना है। तो आप लोगों को बताया गया होगा फेन प्लवन विधि से हम लोग सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करते हैं। किसका सांद्रण करते हैं? सल्फाइड अयस्क का। और चुंबकीय पृथक्करण विधि से सल्फाइड के अलावा जैसे ऑक्साइड अयस्क भी होते हैं और सारे अयस्क होते हैं, उनका सांद्रण किया जाता है। तो फेन प्लवन विधि में होता क्या है इसके बारे में पहले आप थोड़ा समझ लीजिए तब लिखा है। फेन प्लवन विधि में हम लोग सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करते हैं। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करने में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम बारीक पिसे हुए अयस्क को बारीक पीस लेते हैं। अयस्क को बारीक पिसे हुए अयस्क को और क्या करेंगे, जल से भरे हुए टैंक में डालते हैं। जल से क्या होता है, भरे हुए टैंक में हम बारीक पिसे हुए अयस्क को डालते हैं। फिर उसमें क्या मिलाते हैं, थोड़ा सा एथिल जैंथेट मिलाते हैं और थोड़ा सा चीड़ का तेल मिलाते हैं, चीड़ का तेल मिलाते हैं। तो जैसे चीड़ का तेल और फेन प्लवन विधि में मिलाते हैं, उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, वायु की तेज धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे ही वायु की तेज धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें होता क्या है कि जो सल्फाइड अयस्क होते हैं वो झाग के रूप में विलयन के ऊपर आ जाते हैं। क्या कहाँ आ जाते हैं? विलयन के ऊपर आ जाते हैं। और जो अशुद्धियां होती हैं वो क्या करती हैं, जल में भीग कर नीचे बैठ जाते हैं। जैसे देखिए इस फिगर में आपको बताया गया होगा, ये फेन प्लवन विधि का दिया गया है। इसमें हम लोग क्या लिए हैं, अयस्क, पिसे हुए अयस्क को पानी से भरे टैंक में क्या किया गया है, इसको डाला गया है। अब जब इसमें हम क्या करते हैं, अयस्क को पानी में डाल देते हैं और इसमें क्या मिला देते हैं, चीड़ का तेल मिला देते हैं और एथिल जैंथेट मिला देते हैं। एथिल जैंथेट भी इसमें होता है। क्या होता है? एथिल जैंथेट। एथिल जैंथेट, एथिल जैंथेट भी इसमें होता है। तो जैसे एथिल जैंथेट को मिलाकर वायु की तेज धारा इसमें प्रवाहित करते हैं, तो वायु की तेज धारा प्रवाहित करने पर ये जो अयस्क होते हैं ये चीड़ के तेल में क्या होते हैं, भीग कर झाग के रूप में कहां पहुंच जाते हैं, झाग के रूप में विलयन के ऊपर आ जाते हैं। और अशुद्धियां जो होती हैं वो पानी में भीग कर नीचे बैठ जाती हैं। तो जब जो सल्फाइड अयस्क है ऊपर आ जाते हैं तो इनको हम क्या करते हैं, झाग के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, हमारा अयस्क बाहर हो जाता है और अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है। तो इस प्रकार हम लोग इस विधि से क्या करते हैं, अयस्क का सांद्रण कर लेते हैं। तो जैसे आपको बताया गया ऐसे आप फिगर बना लीजिए, अगर पेपर में आपको आएगा, और जैसे बोल रहे हैं उसे आप लोग लिख लेंगे। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कि फेन प्लवन विधि में, फेन प्लवन विधि में, फेन प्लवन विधि में सल्फाइड अयस्क का, सल्फाइड अयस्क का, फेन प्लवन विधि में सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है, सांद्रण किया जाता है, सांद्रण किया जाता है, किया जाता है। मतलब इस विधि में हम लोग किसका सांद्रण करते हैं, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करते हैं। इसमें होता क्या है, इसकी क्रिया विधि क्या है, इसको हम लोग लिखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, बारीक पिसे हुए अयस्क को, बारीक पिसे हुए, बारीक पिसे हुए अयस्क को, बारीक पिसे हुए अयस्क को पानी से भरे, पानी से भरे या जल से भरे, पानी से भरे टैंक में, टैंक में डालकर, टैंक में डालकर उसमें, उसमें चीड़ का तेल, चीड़ का तेल व एथिल जैंथेट, व एथिल जैंथेट
एथिल जेनथेट मिलाते हैं, एथिल जेनथेट मिलाते हैं तथा 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 विलयन में वायु की तेज विलयन में वायु की तेज धारा प्रवाहित कराते हैं, तेज धारा प्रवाहित कराते हैं। जैसे हम लोग तेज धारा प्रवाहित कराएंगे वैसे ही जो क्या होंगे सल्फाइड अयस्क होंगे क्या होंगे झाग के रूप में ऊपर एकत्रित हो जाएंगे। तेज धारा प्रवाहित करते हैं वैसे ही सल्फाइड अयस्क फेन मतलब झाग के रूप में ऊपर आ जाती हैं तथा अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं, जिससे हम सल्फाइड अयस्क का सांद्रण कर लेते हैं, या सल्फाइड अयस्क का सांद्रण कर लेते हैं या उनको हम एकत्रित कर लेते हैं। तो इस प्रकार आप लोग फेन प्लावन विधि अगर आपको कह रहा संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए तो आप लोग ऐसे इस प्रकार लिखेंगे। इसमें बताएंगे कि हम क्या करते हैं सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे बारीक पिसे हुए अयस्क को किसमें जल से भरे टैंक में मिलाएंगे और उसमें क्या करेंगे चीड़ का तेल मिलाएंगे और एथिल जेनथेट का विलयन मिलाएंगे। एथिल जेनथेट का विलयन और चीड़ का तेल मिलाने पर इसमें हम क्या करेंगे वायु की तेज धारा प्रवाहित करेंगे। जैसे ही वायु की तेज धारा प्रवाहित करेंगे उसमें क्या हो जाएगा जो सल्फाइड अयस्क होंगे वो झाग के रूप में ऊपर एकत्रित हो जाएंगे और अशुद्धियां नीचे बैठ जाएंगे, जिसके बाद हम क्या करेंगे सल्फाइड अयस्क हम लोग सांद्रण कर लेंगे। तो इस प्रकार आप लोग इसको लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्रियता श्रेणी को समझाइए तथा दैनिक जीवन में इसके दो उपयोग लिखिए। हमको बताना है कि सक्रियता श्रेणी क्या है और इसको अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोगी बना सकते हैं। अब सक्रियता श्रेणी क्या है इस पे आधारित आप लोगों को हम कई प्रश्न करवा चुके थे। अभी तक हम सक्रियता श्रेणी क्या होती है इसके बारे में नहीं बताया था। आप चलिए आज इसके बारे में हम बता देंगे। अब सक्रियता श्रेणी होती क्या है इसके बारे में समझिए। जो धातुएं होती हैं धातुओं को की क्रियाशीलता के बारे में हम अध्ययन करके उसको अवरोही क्रम या आरोही क्रम मतलब या घटते हुए बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर हमको एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसको हम क्या कहते हैं सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी बनाई कैसे गई होगी आपको पता होगा। इसमें क्या किया गया होगा, इसमें अम्लों के साथ या किसी तत्व के लवण या किसी और तत्व के लवण के साथ क्रिया कराई होगी। इसमें क्या किया होगा जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर दिया गया होगा। तो विस्थापन के प्रयोग से हम लोगों को क्या बनाई गई होगी सक्रियता श्रेणी बनाई गई होगी। सक्रियता श्रेणी में आपको पता होगा सबसे ऊपर जो तत्व रखा गया सक्रियता श्रेणी में वो पोटेशियम होता है। क्या होता है पोटेशियम होता है। पोटेशियम के बाद आप लोगों को पता होगा सोडियम रखा गया होगा और सबसे नीचे जानते हो आप लोगों को पता होगा सबसे नीचे सिल्वर और एयू मतलब गोल्ड रखा गया होगा। तो सक्रियता श्रेणी के सबसे नीचे तत्व में तो हम लोग चलिए ठीक है चलते हैं सक्रियता श्रेणी क्या है सबसे पहले इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी। अब सक्रियता श्रेणी क्या है इसके बारे में लिख लें। चलिए ठीक है लिखते हैं। जब
सभी जब सभी धातुओं की क्रियाशीलता 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 का अध्ययन करके उनको 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 आरोही आरोही या अवरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो उससे एक श्रेणी प्राप्त होती है। तो उससे एक श्रेणी प्राप्त होती है। तो उससे एक श्रेणी प्राप्त होती है। तो उससे एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जिसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जिसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। मतलब कहने क्या मतलब हुआ कि जब सभी धातुओं की हम क्रियाशीलता का अध्ययन करके उसके आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो उससे हमको एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो हम लोग सक्रियता श्रेणी होती क्या है इसको हम लिख लिए। अब सक्रियता श्रेणी का जो क्रम होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आपको पता होगा सक्रियता श्रेणी में सबसे पहले कोई अगर धातु रखी गई है तो उसको रखी गई है सोडियम कह रहे हैं, पोटेशियम को रखी गई है। पोटेशियम जो है ये सबसे अधिक क्या है, क्रियाशील धातु है। ये क्या कर सकता है, किसी भी धातु या किसी भी अम्ल के जलीय विलयन से अम्ल होगा तो उससे हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और धातुएं होंगी तो उससे धातु को विस्थापित कर देगा उनके जलीय विलयन से, क्योंकि ये क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील है। उसके बाद सोडियम के बाद पोटेशियम के बाद आता है सोडियम, सोडियम के बाद आता है कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद फिर आता है जिंक, जिंक के बाद फिर आता है Fe, उसके बाद आता है पीबी, पीबी आता है मतलब लेड, फिर उसके बाद हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन के बाद Cu, Cu के बाद आता है Cu मतलब कापर, कापर के बाद आता है Ag और Ag के बाद आता है Au। तो ये सारे क्या है, सक्रियता श्रेणी के क्रम है। क्या है, सक्रियता श्रेणी के क्रम है। मतलब सबसे पहले क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन है, पोटेशियम, फिर उससे कम सोडियम, फिर उससे कम कैल्शियम, फिर उससे कम मैग्नीशियम, फिर उससे कम एल्युमिनियम, फिर उससे कम जिंक, फिर उससे कम Fe, Fe मतलब फेरस, और उसके बाद पीबी, पीबी मतलब लेड, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से भी कम क्रियाशील धातुएं होते जैसे कापर, और Hg का मतलब आप समझ रहे हैं, फिर Al, फिर Au, Al मतलब एल्युमिनियम, फिर Au का मतलब गोल्ड, सोना, सोना सबसे कम क्रियाशील धातुएं होती है। इसीलिए आप लोग पता होगा कि महिलाएं जो होती हैं सोने का आभूषण पहनती हैं, और सोने का आभूषण पहनने का कारण भी यही है क्योंकि वो अधिक क्रियाशील नहीं होती हैं, और अधिक क्रियाशील ना होने के कारण वो क्या होता है, वो किसी दूसरे पदार्थ से या नमी के या किसी चीजों से क्रिया नहीं कर पाता, इससे उनका क्षरण नहीं हो पाता, इसलिए सोने का ये आभूषण महिलाएं पहनती हैं। उसमें सोना जो है ये क्या होता है, अधिक चमकदार भी होता है, इसका भी कारण है। चलिए ठीक है, तो ये क्या था, सक्रियता श्रेणी का घटता हुआ क्रम था। कैसा क्रम था, सक्रियता श्रेणी का घटता हुआ क्रम था। ये कौन सा क्रम था, सक्रियता श्रेणी का घटता हुआ क्रम। ये कैसा था, सक्रियता श्रेणी का घटता हुआ क्रम था। आप सक्रियता श्रेणी के बढ़ते हुए क्रम में भी व्यवस्थित कर सकते हैं। इसको आप इधर लिख दिए और इन सबको इधर कर दीजिए, अब तो क्या हो जाएगा, सक्रियता श्रेणी का बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। देखिए सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर स्थित तत्व होता है वो अपने से नीचे स्थित तत्व को क्या करता है, उसके स्थान से
विस्थापित कर सकता है। तो इससे आप लोग विस्थापन अपक्रिया, आपके पेपर में फर्स्ट चैप्टर में विस्थापन अपक्रिया दी गई है, वहां पर अपक्रिया को एग्जाम्पल देकर पूछता है क्या यह अपक्रिया संभव है या नहीं, संभव है या असंभव है। तो उसमें आप लोगों को अगर सक्रियता श्रेणी का क्रम याद रहेगा तो वहां से वो क्वेश्चन को भी आप लोग हल कर सकते हैं। या प्रश्न पूछता है कि क्या निम्न धातुएं मतलब तन विलयन से हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाएंगी कि नहीं। तो अगर हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं होंगी तो हाइड्रोजन को क्या करेंगे, उसके विलयन में से विस्थापित कर देंगे। उसके विलयन का मतलब जैसे अम्ल में से, या Cl हो गया, H2SO4 हो गया, इन सारी चीजों से अगर ये धातु होंगी तो ये धातु क्या करेंगे, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। लेकिन क्या हाइड्रोजन के नीचे स्थित धातु विस्थापित कर पाएंगे क्या, जैसे Cu हो गया, Hg हो गया, Al हो गया, Au हो गया, ये विस्थापित कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जैसे आप लोग हम समझा देना, जैसे एग्जाम्पल देकर मान लीजिए आपके पास सोडियम हो और सोडियम की क्रिया H2SO4 के जलीय विलयन से कराई जाए, एक्वस के साथ कराई जाए, तो आपको पता है कि सोडियम जो है क्या है, हाइड्रोजन से सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित है। तो ये क्या करेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। मतलब क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेगा और क्या बना लेगा, Na2SO4, और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगी, वे क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए हमारे पास, मान लीजिए Cu हो जाए, कॉपर हो जाए, और कॉपर की क्रिया H2SO4 से करा दिया जाए, H2SO4 के जलीय विलयन से करा दिया जाए। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर देखिए हाइड्रोजन जो है सक्रियता श्रेणी अगर आपको याद रहेगी तो आपको देख लेंगे, सक्रियता श्रेणी में देखिए कॉपर जो है हाइड्रोजन के बाद है, इसका मतलब हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, इसलिए क्या कर पाएगा, कॉपर जो है हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो यहां पर आप लिखोगे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो ये सक्रियता श्रेणी आप समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आए पेपर में तब भी ठीक है, ना आए उसके बाद भी ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पर आधारित कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल आता है, हर सेट में आता है। यूपी बोर्ड के कोई भी मतलब या 10 का कोई भी यूपी बोर्ड में कहीं कोई भी जिला हो, सब में कहीं ना कहीं आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, इससे 100% आता है। अब इसमें देखिए, इसमें एक प्रश्न और है, दैनिक जीवन में इसके दो उपयोग लिखिए। मतलब हमको बताना है दैनिक जीवन में इसके हम दो उपयोगी कैसे हम लोग अपने दैनिक जीवन में इसको ला सकते हैं। तो दैनिक जीवन में उपयोग जो है, इसको बहुत सारे उपयोग हैं, इसमें दो पूछे तो हम लोग दो ही के बारे में जिक्र करेंगे। तो पहले उपयोग में इसमें हम लोग पता करा सकते हैं कि धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम हमको पता लग जाएगा। जैसे हमारे पास जो भी विभिन्न धातुएं हैं उसकी क्रियाशीलता का क्रम पता लग जाता है। तो सबसे पहले उपयोग तो लिखेंगे सक्रियता श्रेणी से, सक्रियता श्रेणी के कारण हमें विभिन्न धातुओं की क्रियाशीलता का पता लगता है। और इससे हम लोगों को पता लग सकता है कि इस विलयन से हाइड्रोजन विस्थापित हो पाएगा कि नहीं। हमको और भी बता सकते हैं कि सक्रियता श्रेणी के कारण, सक्रियता श्रेणी से हमें पता चलता है कि धातु तन अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करेगा कि नहीं, हाइड्रोजन विस्थापित करेगा कि नहीं। मतलब इससे हम लोग बता सकते हैं कि कोई भी तन अम्ल है उससे हाइड्रोजन का विस्थापन होगा कि नहीं होगा, ये पता लग सकता है। अगर हाइड्रोजन के ऊपर स्थित तत्व होगा तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, अगर हाइड्रोजन के नीचे स्थित तत्व होगा तो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। जैसे अभी आप लोग को हम एग्जांपल समझाए थे। इसमें आप लोग सक्रियता श्रेणी में हमें विभिन्न धातुओं की क्रियाशीलता क्रम पता लग जाता है। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी धातुएं हैं, अगर सक्रियता श्रेणी पता है हमको तो ये सक्रियता श्रेणी से, जैसे मान लीजिए हमको कई धातु मिल गया, एल्युमिनियम मिल गया, कॉपर मिल गया, जिंक मिल गया और भी सारे धातु, पोटेशियम मिल गया, तो कहीं रख दिया। इसमें हम लोग सक्रियता श्रेणी अगर याद रहेगा तो इससे हम लोग इनका क्रम भी बता देंगे। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको वही समझा ही दिए कि कितनी इंपॉर्टेंट है।
इस पे आधारित क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो चलिए ठीक है, आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग इसको तैयार कर लेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम व क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। देखिए कभी कभी पेपर में 1 नंबर या 2 नंबर में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पूछ लेता है। यहाँ पर मान लीजिए हमको प्रश्न मिला सोडियम और क्लोरीन का, आपसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, मतलब कोई भी पूछ ले, कैल्शियम या कुछ भी पूछ ले, तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए आप लोगों को 2 प्रकार से बताया गया होगा। एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के के अनुसार जो आपके सिलेबस में है आपको बताया गया होगा। एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाउ के नियम के अनुसार होता है, अफबाउ के नियम के अनुसार। लेकिन यहाँ पर हमको अफबाउ के नियम के अनुसार पढ़ना नहीं है, हमको आपके सिलेबस में आपको बताया गया होगा किसके अनुसार, KLMN के अनुसार। KLMN क्या होता है आपको पता होगा कि नाभिक कोई परमाणु होता है, परमाणु में क्या पाया जाता है, नाभिक पाया जाता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अभी तक ऐसे परमाणु खोज हो पाई है जहां पर कितने कक्षक अभी तक उपस्थित हैं, 7 कक्षक उपस्थित हैं। तो ये जो 7 कक्षक होते हैं, इन कक्षकों को हम क्या करते हैं, या तो हम n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या संख्या के रूप में दिखाते हैं, या हम लोग इन्हीं संख्या को हम क्या करते हैं, इन्हीं कक्षा या कोष को हम क्या करते हैं, K, L, M, N, O, P, Q ऐसे करके दिखाते हैं। तो ये KLMN के अनुसार का मतलब होता है उनके कोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो आप लोगों को इस नियम में आप लोगों को जो बोर एक वैज्ञानिक थे, बोर उन्होंने बताया था 2n स्क्वायर के रूप में, आप लोग 2n स्क्वायर के रूप में एक कक्षक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं उपस्थित होती हैं। तो आप लोग जैसे ही इसमें लगाएंगे पहले पे, तो देखिए पहले में आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 18, 18, 32 ऐसे करके बताया गया होगा उस सिलेबस में। तो आप लोग यहाँ पर सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। सोडियम के देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, उनका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। परमाणु क्रमांक अगर आपको पता है तो परमाणु क्रमांक के ही बराबर क्या होता है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं होती हैं और उसी के बराबर उसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो अगर परमाणु क्रमांक आपको पता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कर सकते हैं। तो परमाणु सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है, और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो जैसे ही आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2, उसके बाद दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2, 8, 10, और बच कितना रहा, 1 इलेक्ट्रॉन, तो अगले में 1 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे आप लिख सकते हैं। क्लोरीन का देखेंगे तो क्लोरीन में पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, अब बचे कितने हैं अभी 15, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, अब कितने हो गए 10, अब उसके बाद कितने बचे हैं 8, 2, 10, 7 इलेक्ट्रॉन बचे, 7 कहां हो जाएगा, अगले कोष में। इस प्रकार आप लोग इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग करिए। इसी प्रकार बहुत सारे तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप इस पर आधारित कर सकते हैं। आप लोगों में 20 तक के परमाणु क्रमांकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके सिलेबस में है, उसी के अंदर ही आप लोगों को पूछेगा। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग स्वस्थ होंगे, हमारी उम्मीद करता हूं। आप लोग बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद।